Hello everyone, welcome to 11th Commerce Economics lecture, and we are in chapter number 1 currently, Introduction to Basics of Economics. Already we have taken one lecture, this is the second one, so let us start. Let us check what we have done in the last lecture. Here we are on chapter number 1 and page number 9 something. So in the last lecture, we went through introduction part. It says that science is divided into two parts, natural science and social science, right? So what is science? Science is a systematic body of knowledge. Science is a systematic body of knowledge. So one is natural science and another one is social science. Natural science को हमने देखा था, it has empirical approach, that means absolute in nature. It is called exact science. Exact science मतलब इसमें जो रूल और लॉ बन गया है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना? On each and every person it will be applicable. It is universal in nature. ये हमने natural science में देखा था. And what about social science? Social science is depend upon human behavior. It's the study of human behavior. Okay? तो इसको हम एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट साइंस. क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट साइंस, राइट? और बिहेवियरल साइंस. We study in this particular science related to psychology and human behavior. And what we are studying in economic itself is a subject of social science. ठीक है, इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस. और ये इकोनॉमिक्स, ये वर्ड आया कहां से? ओइकोनॉमिया. फ्रॉम वेयर इट केम फ्रॉम? ओइकोनॉमिया. इट्स अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउसहोल्ड. मैनेजमेंट ऑफ द हाउसहोल्ड. ओके, यहां पर हमने देखा इकोनॉमिक सोशल साइंस में एक क्वीन की तरह माना जाता है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस, बिकॉज इट इज वेरी मेन एंड कोर सब्जेक्ट. पॉल सैमुअल्सन, इन्होंने ये पर्टिकुलर वर्ड दिया था इकोनॉमिक्स के लिए, क्वीन ऑफ सोशल साइंस. इट डील्स विद एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर से ये डील करता है. तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? विच ट्राई टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट विथ लिमिटेड मीन्स. मीन्स मतलब क्या था यहाँ पर? रिसोर्सेस. मीन्स का मतलब क्या हो गया? रिसोर्सेस. ओके, देन वी वेंट टू द डेफिनेशन पार्ट, और उसमें सबसे पहले हमारे सामने आए चंद्रगुप्त मौर्य, जो राजा थे, उनके महामंत्री और मौर्य साम्राज्य के महामंत्री, वी कैन से कौटिल्य, चाणक्य, है ना. उनके बारे में हमने देखा कि उन्होंने एक बुक लिखा था नोन एज अर्थशास्त्र. क्या नाम था? अर्थशास्त्र. तो अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, और शास्त्र मतलब साइंस, दैट मीन्स साइंस ऑफ वेल्थ. ठीक है, तो इसके अंदर पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें दी गई है. इसमें जो क्रूशियल पॉइंट है वो हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स जो है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द स्टेट ऑफ और गवर्नमेंट. इट फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट. मतलब वेल्थ को कैसे क्रिएट करना है, उसको यूज कैसे करना है. ठीक है, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस. अगर हमें गुड गवर्नेंस लेकर के आना है तो वो जो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रहेगी, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, है ना, उसको कैसे सेट करना है. मतलब पूरा का पूरा साम्राज्य कैसे चलाना है ताकि एक अच्छा शासन किया जा सके. देन कंपाइलेशन ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र. जैसा कि हमने देखा कि अर्थशास्त्र, इसके अंदर पॉलिटिकल थिंग्स भी क्या है,
इनकलकेटेड है। तो ऑलरेडी इसके अंदर राजनीति से रिलेटेड सारी बातें बताई गई है। एक राजनेता को कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था some foreign authors like Adam Smith, which is also known as father of economics. क्या बोलते हैं इन्हें? फादर ऑफ इकोनॉमिक, एडम स्मिथ। तो इनका भी बहुत योगदान रहा इकोनॉमिक्स के अंदर। इन द ईयर 1776 इनका एक पीस ऑफ वर्क है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इन्होंने ये पर्टिकुलर एक पीस ऑफ वर्क हमें दिया। तो इकोनॉमिक को ये भी क्या बताते हैं, साइंस ऑफ वेल्थ। हमने देखा था कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, सेम मीनिंग यहाँ पर एडम स्मिथ भी प्रोवाइड करते हैं, साइंस ऑफ वेल्थ। इनके क्या की पॉइंट है? सबसे पहला लेजर फेयर। लेजर फेयर मतलब क्या होता है? नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी कुछ मशीनरी रन कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, वो तो ठीक है गवर्नमेंट का होना चाहिए, बट जहां तक बात है ट्रेड की, उसके अंदर कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं लेजर फेयर पॉलिसी। दूसरा, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो इसमें ये बताते हैं कि कैपिटल और वेल्थ, प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट किया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक अफेयर में नेचर का लॉ कैसे मदद रूप हो सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जितना भी वर्क है उसको डिवाइड करके स्पेशलाइजेशन के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन? अगर सपोज मैं एकदम छोटे लेवल का एग्जांपल लेता हूं, इफ आई एम रनिंग अ गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री इन द सेंस रेडीमेड शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स या जो भी कपड़े होते हैं वो मैं बनाता हूं, ठीक है, मेरी फैक्ट्री है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द थिंग्स बाय अ सिंगल वर्कर, मैं क्या करूंगा वहां पर स्पेशलाइजेशन, मतलब एक पर्टिकुलर वर्कर ऐसा रखूंगा जो क्या करेगा, डिजाइन बनाएगा। दूसरा पर्सन क्या करेगा, क्लोथ की कटिंग करेगा। तीसरा पर्सन क्या करेगा, उसका स्टिचिंग करेगा। चौथा पर्सन क्या करेगा, उसका आयनिंग करेगा। लास्ट पर्सन क्या करेगा, पैकिंग करेगा। तो सबका काम मैंने डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, काम और फटाफट होगा। गेटिंग इट? तो यहां पर ये की पॉइंट्स एडम स्मिथ पुट करते हैं। आफ्टर एडम स्मिथ, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। सो this is what we have done in the last lecture, starting with the today's one. So नए पर्सन हमारे सामने हैं आफ्टर एडम स्मिथ, ही इज नोन एज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो इनकी थियरी कैसे है, इनकी थियरी है वेलफेयर ओरिएंटेड, है ना। इनकी जो इकोनॉमिक की डेफिनेशन है वो कैसी है, वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, हम किसी का भलाई करना चाहते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं वेलफेयर, किसी को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल has given the welfare oriented definition of the economics in the book entitled, इनका बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, which was published in 1890। देखो ईयर भी कौन सा दिया है, 1890। 1890 में इन्होंने बुक लिखा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश हुआ उस टाइम पे। और इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है उसमें क्या डेफिनेशन दिया है, दिस डेफिनेशन इज गिवन इन इन्वर्टेड कॉमा। और जो भी डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में दिया है आपको एज इट इज बाय हार्ट करना है, जैसा दिया है वैसा। गेटिंग इट? इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जैसे हमने देखा कि इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर, इट्स अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पर इन्होंने पहला वर्ड यही इस्तेमाल किया है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of the material requisites of well-being.
एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, है ना, जो हमारे डेली नीड्स होते हैं, उसके अलावा जो हमारी डिजायर्स है, वांट्स हैं, है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी हम लोग यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो बिहेवियर है उसको यहाँ पर ये स्टडी करता है। ठीक है, एक बार फिर से रीड करते हैं। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, दोनों यहाँ पर काउंट करें, एक तो इंडिविजुअल एक्शन है ना पर्सनल बेसिस पे, और दूसरा सोशल एक्शन है ना सामाजिक जो वर्क हो रहे हैं, which is closely connected with the attainment and use of material requisite, मतलब जो किससे रिलेटेड, ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, विद द अटेनमेंट मतलब प्राप्त करने से, और यूज करने से, क्या प्राप्त करना है, यूज करना है, मटेरियल रिक्विजिट, जो हमें जीवन जीने के लिए जो हमारे नीड्स हैं, वांट्स हैं, है ना, उनको कंप्लीट करने के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए उसको प्राप्त करने से रिलेटेड ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन है ना। तो देखो जैसे साइंस होता है, साइंस में हम क्या करते हैं, यही करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सेम थिंग वी आर डूइंग हियर बट ऑन इंडिविजुअल एंड ओवर द होल सोसाइटी। तो हमारे यहाँ पर स्टडी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इंडिविजुअल एंड होल सोसाइटी। गेटिंग इट एवरीवन? सो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अभी अल्फ्रेड मार्शल को आप ध्यान दो, आप आगे तक जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना इनका नाम आएगा ही, बिकॉज ही इज नियो क्लासिकल इकोनॉमिक, मतलब इनको आकर के है ना 150 साल भी नहीं हुए, 1890 में तो इन्होंने बुक लिखी थी, बराबर है। और उनके पहले की जब हम बात करते हैं वो तो बहुत ओल्ड थे, क्या नाम था उनका, एडम स्मिथ, बराबर है। देखिए एडम स्मिथ, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और वो कब थे, 1776 में उन्होंने एक पीस ऑफ वर्क दिया था, राइट है। तो ये ओल्ड इकोनॉमिक हो गए, फादर ऑफ इकोनॉमी। और जिनको हम नियो क्लासिकल इकोनॉमी बोलते हैं, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, वो कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। तो 1890 तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना, 1819 अगर हम ले लेंगे तो 130 ईयर्स होते हैं, 150 साल भी कंप्लीट नहीं हुए इनकी बुक को पब्लिश हुए। तो अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, इनका नाम हमको याद रखना है, और चाणक्य तो है ही, ठीक है। चलो आगे क्या बताते हैं, इनके जो की पॉइंट्स हैं वो एक एक करके देखते हैं। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने डेफिनेशन में क्या की पॉइंट बताया, पहले बताया स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, सबसे पहले कॉमन मैन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, किसकी बात करें, कॉमन मैन की। यहाँ पर हमने देखा था ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, है ना, कॉमन मैन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है, बिहेवियरल साइंस है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर का मतलब क्या हो जाता है, देखो व्यक्ति दो तरीकों से समृद्ध होता है, एक तो उसकी संपत्ति से, है ना, पैसा बहुत है, और दूसरा उसके बुद्धि से, है ना। तो अगर आप बहुत बुद्धिशाली हो, आपके अंदर बहुत संयम है, संयम का मतलब पेशेंस वगैरह है आपके अंदर, ठीक है ना, यू आर रियली डैम स्मार्ट, तो ये एक अलग विजडम हो गया। और दूसरी बात किसकी बता दी, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो आप लोगों की भलाई कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, तो उसकी स्टडी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल वेलफेयर। देन इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ, तो यहाँ पर सिर्फ हम वेल्थ की स्टडी नहीं कर रहे, हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर की, है ना। तो सिर्फ वेल्थ की स्टडी के बारे में बात नहीं हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड टू accumulation of wealth, getting it? थर्ड पर्सन, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, पहला पर्सन कौन देखा हमने, कौटिल्य, चाणक्य। नंबर टू, एडम स्मिथ 1776,
Number 3, Dr. Alfred Marshall, 1890. And now Lionel Robbins. स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन. कैसा डेफिनेशन दिया इन्होंने? स्कैरसिटी ओरिएंटेड. स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? अभाव. जब किसी चीज की कमी होती है उसे बोलते हैं स्कैरसिटी, है ना. हम बोलते हैं ना कि वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड. स्कैर मतलब जो रिसोर्सेस हमें चाहिए वो हमेशा क्या होते हैं? कम होते हैं, उनका अभाव होता है. तो स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन इन्होंने इकोनॉमिक्स का दिया है. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. अभी तक का जो पॉपुलर इकोनॉमिक का डेफिनेशन है वो इन्होंने दिया, रॉबिन्स ने. क्या दिया है? तो इन्होंने एक बुक लिखा, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. इन्होंने ऐसे ही लिख दिया, है ना, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. इकोनॉमिक साइंस पे एक ऐसे लिखा है, उसके नेचर पे, उसके सिग्निफिकेंस पे. नेचर मतलब प्रकृति और सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस. ठीक है ना. तो इंपॉर्टेंस क्या बता रहे हैं, और ये पब्लिश हुआ था 1932 में. कब पब्लिश हो गया? 1932. मेंशंस अबाउट द स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमी. तो इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन इन्होंने दिया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हम बाय हार्ट करेंगे. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses. है ना. मतलब इन्होंने पहली चीज क्या बताया? इकोनॉमिक इज अ साइंस. इकोनॉमिक इज अ साइंस, ये पहली चीज बताई उन्होंने. दूसरा, विच स्टडी, जो स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर. क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स. एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स. एंड्स का मतलब क्या हो जाता है यहां पर? तो एंड्स का मतलब होता है वांट. ठीक, वांट. एंड मीन्स. मीन्स का मतलब क्या बताया था आपको? रिसोर्सेस. क्या बताया था? रिसोर्सेस. तो हमारे जो वांट्स हैं वो कैसे हैं? वांट्स आर अनलिमिटेड. मतलब वांट्स कभी खत्म होते नहीं. आपकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है. एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट हो गई. यस, होता है ना. आपको साइकिल चाहिए था, डैडी ने साइकिल लाके दे दिया. अभी नेक्स्ट टारगेट, आपको सेल फोन चाहिए, डैडी ने सेल फोन लाके दे दिया. 2-3 साल के बाद आप बोलोगे मोटर बाइक चाहिए. तो क्या हमारी इच्छाएं कभी खत्म होने वाली है? नहीं. तो हमारे जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है. बट इन फ्रंट ऑफ इट जो हमारे मीन्स है वो क्या है? स्कैर. स्कैर मतलब क्या है? उनका अभाव है, लिमिटेड है. राइट? गेटिंग इट एवरीवन? की पॉइंट ऑफ दिस डेफिनेशन. तो रॉबिन्स के डेफिनेशन का की पॉइंट क्या है? सबसे पहला, वांट्स एंड्स आर अनलिमिटेड. सेकेंड, मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड. मीन्स मतलब रिसोर्सेस. रिसोर्सेस क्या है? कम है कंपेरेटिवली. वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. और जो ये वांट है वो वांट आप कैसे कंप्लीट करते हो? डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी. प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, मनी. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ओनली 2000 रुपीज इन योर हैंड. और क्या क्या चीजें आपको चाहिए? आपको समझ लीजिए पूरे महीने का राशन चाहिए, आपको क्लोथिंग चाहिए, आपको इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, आपको हाउसिंग, घर का रेंट भरना है. ठीक है ना. अब जो 5000 रुपीज आपके पास है, आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजों को ही आप पूरा कर सकते हो. तो आप इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? घर का रेंट, है ना, खाना, कपड़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद आप किसको देखोगे? एजुकेशन, इंटरनेट, जो अदर फैसिलिटी है वो बाद में. आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज मोर नीडेड.
दैट हैज टू बी डन फर्स्ट। तो आप प्रायोरिटी सेट करोगे, पहले क्या बाद में क्या, है कि नहीं। तो रिसोर्सेस हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं एज कंपेयर टू वांट्स, और वांट हमेशा क्या होता है, अनलिमिटेड। मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और जो मीन्स है, जो भी रिसोर्सेस हैं, उसका एक ही इस्तेमाल नहीं है, आप अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जहां पर आपको यूज करना है वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये की पॉइंट इससे निकलकर सामने आता है कि वांट क्या है, अनलिमिटेड है। मीन्स मतलब रिसोर्सेस क्या है, कंपेरेटिवली लिमिटेड है, स्कैर है। और वांट्स आर ग्रेडेबल, हमको एक प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है कि पहले कौन सा वांट कंप्लीट करेंगे, बाद में कौन सा वांट कंप्लीट करना है, गेटिंग इट। और लास्ट में जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो भी अल्टरनेटिव यूज किया जा सकता है। मतलब सिर्फ उसका सिंगल यूज नहीं है, उसको हम कई प्रकार में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये जो राइट हैंड साइड आपको डू यू नो में दिया हुआ है चार्ट, ये भी आपको पढ़ लेना है। जैसे थॉट क्या दिया है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ 18th सेंचुरी, ये किसने दिया है हमको, देखिए एडम स्मिथ, राइट, डेविड रिकार्डो, ये कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम है, जेएस मिल, टीआर माल्थूस। तो ये लोग क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं, है ना, 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के। इसके बाद जो नियो क्लासिकल वाले आए, है ना, कौन सा, 19th एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इसमें कौन कौन है, अल्फ्रेड मार्शल, ये कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट है जो कभी आप बुक्स वगैरह रीड करेंगे, आगे आप पढ़ाई करेंगे तो इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। एसी प्यूग्यू, देन आरविंग फिशर। फिर जो मॉडर्न थॉट वाले हैं 20th सेंचुरी वाले, ठीक है ना, उसमें जेएम केन्स, इसका इनका नाम आपको बहुत जगह पर सुनने को मिलेगा। इवन मैनेजमेंट की जो स्टडीज होती है उसमें भी आपको जेएम केन्स का नाम सुनने को मिलता है, ठीक है। फिर लायनल रेबिन्स, अभी जो अभी अभी हमने पढ़ा, और पॉल सैमुअल्सन, राइट। तो ये कौन है, मॉडर्न स्कूल। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो थॉट प्रोसेस वाले हैं, है ना, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न स्कूल। तो ये कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम हमें पता होना चाहिए। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी इकोनॉमिक्स क्या है, अलग अलग डेफिनेशन हमने देखे, उसमें से जो सबसे बेटर डेफिनेशन टेक्स्ट बुक ने भी बताया वो कौन सा डेफिनेशन है, दिस वन, है ना, जो किसने दिया, रॉबिन्स ने दिया। रॉबिन्स ने बताया इकोनॉमिक इज अ साइंस विच studies human behavior as a relationship between ends and scare means which have alternative uses, है ना। ये आपको बाय हार्ट करना है और 10 टाइम्स लिखना है, ओके। तो ब्रांचेस क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इन 1933 सर रेगनार फ्रिस्ट coined the term माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब उन्होंने इसका ब्रांच क्रिएट कर दिया, किसने, रेगनार फ्रिस्ट ने। इन्होंने बताया हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैक्रो लेवल और दूसरा माइक्रो लेवल, ठीक है ना। मैक्रो 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 नाम से पता चलता है बड़ा, और माइक्रो माइक्रो मतलब छोटा, है कि नहीं। तो यहां पर दो दृष्टिकोण आ गए कि आप किसी ह्यूमन का या सोसाइटी का बिहेवियर अगर चेक करना चाहते हो तो आप दो तरीके से देख सकते हो, एक तो मैक्रो लेवल पे और दूसरा माइक्रो लेवल पे। जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट पार्ट इन द होल इकोसिस्टम, है कि। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए भेजा फॉरेस्ट में, कहां पे भेजा, फॉरेस्ट में, जंगल में भेजा। सपोज कुछ वुड से रिलेटेड रिसर्च करना है, तो जो पूरे जंगल का स्टडी आप करते हो, है ना, द होल फॉरेस्ट, इफ यू आर टेकिंग एज अ स्टडी मैटर सब्जेक्ट, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो लेवल। क्या बोलेंगे, मैक्रो लेवल। लेकिन आप फॉरेस्ट में गए और उसमें से गिन चुन के 8 या 10 ट्रीज हैं, उसका ही आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बाकी पूरे फॉरेस्ट का नहीं कर रहे हो। यू आर टेकिंग अ सैंपल ऑफ 8 to 10 ट्रीज, उसके ऊपर ही क्या कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो। तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो लेवल। मतलब पूरे फॉरेस्ट में से आपने 2, 3 या 10 ट्रीज सिलेक्ट किए, उसके आप ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप पूरे फॉरेस्ट को नहीं देख रहे हो एज अ होल,
तो उसे बोलेंगे माइक्रो लेवल, छोटा लेवल। ठीक है, तो ये जो माइक्रो और मैक्रो है, ये वर्ड आया किधर से? लेट्स अंडरस्टैंड, इट इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड, है ना। ज्यादातर हमको कहां से वर्ड्स मिल रहे हैं? ग्रीक मिथोलॉजी से। तो ग्रीक वर्ड है पहला माइक्रो एंड मैक्रोस। ठीक है ना, पहला कौन सा? माइक्रोस एंड अदर वन इज मैक्रोस। ओके, तो माइक्रो, यहां पर देखो स्पेलिंग कैसा दिया हुआ है, इसमें के का यूज किया है, और मॉडर्न इंग्लिश में व्हाट वी यूज? माइक्रो। तो ये जो माइक्रो वर्ड है वो कहां से आया? माइक्रोस, ग्रीक वर्ड से। और ये जो मैक्रो है उससे क्या बना है? मैक्रो। गेटिंग इट? सो माइक्रो मींस स्मॉल। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी वी नो। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद behavior of the individual variables such as household, worker, firm, industry, etc. तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, छोटे लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल लेवल पे, या उसके घर से रिलेटेड हाउस होल्ड, या कोई पर्टिकुलर वर्कर है, या कोई फर्म है, या कोई इंडस्ट्री है ना, तो हमारा यहाँ पर नैरो अप्रोच है। कैसा अप्रोच है? नैरो अप्रोच। केंट बॉल्डिंग डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो है केंट, है ना, या केनेथ बॉल्डिंग। केनेथ बॉल्डिंग जो है ये कौन है? ये भी इकोनॉमिस्ट है, और इन्होंने क्या दिया? डेफिनेशन दिया किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्या डेफिनेशन दिया? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। तो कोई एक सिंगल कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम इंडिविजुअल से रिलेटेड, यहाँ 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 पर हम सिंगल फर्म से, सिंगल इंडस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक। किसके बारे में बात करें? माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो अगर सपोज मैं पूरे पूरे देश में सैलरी की बात करता हूं, कि सबका एम्प्लॉयमेंट और सैलरी की बात करता हूं ना, तो ये मैक्रो लेवल है। कौन सा लेवल? मैक्रो लेवल। लेकिन मैं एक किसी विलेज में या किसी पर्टिकुलर स्कूल में लोगों की सैलरी की बात करता हूं, तो वो कौन सा लेवल है? माइक्रो लेवल, है ना। तो माइक्रो मतलब स्मॉल स्कोप ऑफ स्टडी। हम गिनो चुने कुछ लोगों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? वहां पर फोकस कर रहे हैं और उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? हम देख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, लेट्स टेक इट वन बाय वन। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? वांट। तो फर्स्ट पॉइंट इज वांट। देखो माइक्रो इकोनॉमिक में सबसे पहला क्या आ गया? वांट। वांट मतलब इच्छा, है ना। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स। तो वांट जो है उसको कम शब्दों में डिफाइन किया जा सकता नहीं है। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड एज अ नीड, है ना। तो आपको अगर किसी चीज की जरूरत है, नीड है, तो उसे वांट बोलते हैं, बट कौन से लैंग्वेज में? कॉमन लैंग्वेज में। बट इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में वांट किसको बोलते हैं? वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप वांट की बात कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर शोइंग लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब आप किसी चीज से संतुष्ट नहीं है, तभी आपको कुछ चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के अंदर वांट का मतलब सिर्फ नीड नहीं होता, आवश्यकता नहीं होती। ये दिखाता है यू आर नॉट सेटिस्फाइड, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, कुछ है ऐसा जो अभी तक आपको मिला नहीं है, मिलना चाहिए था। तो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है क्या? वांट। दिस फीलिंग enables the individual to satisfy his want.
और यही जो अंदर से फीलिंग आती है, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, फीलिंग ऑफ अनसेटिस्फेक्शन, है ना, कुछ कमी लग रही है, कुछ मिसिंग लग रहा है, तो यही आपके अंदर क्या बन जाता है, वांट सेटिस्फाई करने का एक जरिया बन जाता है, ठीक है ना। दिस फीलिंग एनेबल द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो हमें हमेशा कुछ मिसिंग लगेगा। हो सकता है कि शायद उतनी जरूरत ना हो, लेकिन हमारे माइंड में, हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है, और एक अर्ज जागृत होती है कि कैसे भी करके मेरे पास क्या होना चाहिए, स्मार्टफोन आना चाहिए, स्क्रीन टच फोन आना चाहिए। तो जब हम अनसेटिस्फाइड महसूस करते हैं, लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, वहां से इमर्ज होता है फीलिंग एनेबल द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट, और वो जो इच्छा जागृत होती है उसे बोलते हैं वांट। ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर ऑफ टू बेसिक रीजन। तो ह्यूमन वांट क्या हो गया, ग्रो हुआ है नंबर ऑफ टू बेसिक रीजन। क्या रीजन है, डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन, है ना। तो आज की तारीख में, आज आप कंपेयर करो 100 ईयर बैक एंड नाउ, 100 साल पहले लोगों की इच्छाएं कितनी थी और आज की तारीख में लोगों की इच्छाएं कितनी हैं, जमीन आसमान का फर्क है ना। पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना डेवलप नहीं हुआ था, लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिल गया और थोड़ी बहुत फैसिलिटीज मिल गई, दैट इज इनफ। बट नाउ एवरी इंडिविजुअल वांट दैट ही शुड हैव अ गुड हाउस, better income facility, better standard of living, he needs luxurious life, है ना। सबको लगता है मेरे पास लग्जरियस लाइफ होना चाहिए, मेरा जो फैमिली मेंबर है उसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे अच्छे इंपोर्टेड सामान ला करके घर में रखते हैं, अच्छा एजुकेशन देने को कोशिश करते हैं बच्चों को। तो यहां पर क्या हो गया है, डिजायर्स आर नेवर एंडिंग, है ना। तो डिजायर क्या हो गया है, बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन। तो आपकी जो इच्छा है हमेशा सतत आगे बढ़ते रहने की, मैं अभी जिस कंडीशन में हूं उससे और अच्छी कंडीशन में रह जाऊं। मेरे पास अगर 1 रूम किचन का फ्लैट है तो मेरा कब 1 बेडरूम वाला बेड ये हो जाएगा, 1 BHK वाला फ्लैट हो जाएगा। 1 BHK है तो 2 BHK कब हो जाए, एक बंगला है तो 2 बंगला कब हो जाए, है कि नहीं। हमेशा डिजायर रहता है टू गेट समथिंग एक्स्ट्रा। और दूसरा होता है राइज इन पॉपुलेशन, है ना। तो ये जो डिमांड, ह्यूमन वांट ग्रो हो रही है, इसका कारण क्या है, पहला कारण है डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू द इन्वेंशन एंड इनोवेशन। जो इन्वेंशन हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है। पहले देखो, आज से 30-40 ईयर्स बैक जो रिमोट एरियाज थे, विलेज एरियाज थे, वहां पर सोप का इतना इस्तेमाल नहीं होता था। कभी कभार साल में 1-2 बार सोप यूज किया तो किया, अदरवाइज इतना सोप यूज नहीं करते थे। दे यूज मड इंस्टेड फॉर वॉशिंग देयर हैंड्स, इवन बॉडी, है ना। मड का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, सोप का इस्तेमाल होता नहीं था। इवन फॉर वॉशिंग क्लोथ देयर वेर अदर रेमेडीज। बट आज की तारीख में देखो, सोप चाहिए, शैम्पू चाहिए, फेस वॉश चाहिए, डिओड्रेंट चाहिए, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आज से 30-40 ईयर्स बैक इतना यूज होता नहीं था, बट आज की तारीख में ये सबको चाहिए। क्यों, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, इन्वेंशन हुए, इनोवेशन हुए, और दूसरा और वांट क्यों बढ़ रहा है, राइज इन पॉपुलेशन। जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा वांट बढ़ेगा सबका। एंड जो रिसोर्सेस है हमारे पास वो कैसा है, लिमिटेड है। अभी देखो, पिछले 2 साल से मैं कहता हूं कि पॉपुलेशन के ऊपर भारत सरकार सोच रही है ना। हमारे जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लाल किले से जो भाषण दिया था उसमें भी बताया कि अभी पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए देखो 11th स्टैंडर्ड में आपको सेपरेटली एक चैप्टर होगा पॉपुलेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। तो राइज इन पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ह्यूमन वांट ग्रो करती रहती है। ओके,
तो ये जो वांट है उसके क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वांट के क्या फीचर है? पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। अभी अभी वही बात की कि आपकी इच्छाएं, आपकी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन वांट, है कि नहीं? आप चलो हम लोग पहले कंसीडर करते हैं कोई एनिमल है ना, कोई या तो आप हाउस होल्ड जो एनिमल होता है, पेट्स होते हैं, उसकी बात कर लो, या फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं, है ना, उनकी जो इच्छाओं की बात करें, क्या इच्छा होती है? उनको भरपेट खाना चाहिए, ठीक है ना, दैट्स इट। व्हाट एल्स दे वांट? नथिंग। बट इंसानों की जब इच्छा की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव इन नेचर, है ना, हमेशा ग्रो करते रहता है। एक इच्छा सेटिस्फाई हुई नहीं कि दूसरी इच्छा की लिस्ट बन जाती है, बराबर। एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था और जैसे तैसे अपना जीवन व्यापन करता था, डेली वेज अर्न करता था, कुछ ना कुछ काम करता था। तो एक दिन एक सेठ के यहाँ पर साफ सफाई करते करते उसको एक चिराग मिला। देखा था ना हमने अलादीन का चिराग, तो उसको चिराग मिल गया। और जब उसने उसको स्क्रैच किया, रब किया, तो उसमें से जिन निकल गया। अब जिन जब निकलता है तो बोलता ना, हुकुम मेरे आका, है कि नहीं? तो ये भी एस्टॉनिश हो गया एकदम, अरे मुझे अलादीन का चिराग मिल गया, जिन मिल गया। अब उसने उसको वही पूछा कि भाई आपका ये जो आप हुकुम की बात कर रहे हो, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? तो जिन ने बताया कि यू कैन आस्क फॉर 3 विशेस, आप अपनी 3 विश जो है वो पूरी कर सकते हो। तो ये जो व्यक्ति था उसने बोला 3 विश तो बहुत कम होती है, 3 विश में मैं क्या मांगूंगा? तो उसने बोला कि 3 विश से ज्यादा नहीं हो सकती। बोले नहीं, 3 विश कंपल्सरी, 3 विश ही रहेगी, उससे आप ज्यादा नहीं मांग सकते। तो उसने अपनी पहली विश मांगी कि दुनिया में जो जब सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है उससे भी ज्यादा पैसा मेरे पास हो जाए। तो उसने बोला ठीक है, दिया, जिन ने दे दिया। बोला आपकी दूसरी विश? तो उसने दूसरी विश मांगी कि हर बार आप मुझे 1000 विश और देंगे। सोचो, दूसरा विश क्या मांगा? हर बार आप मुझे 1000 विश और देंगे। और थर्ड विश? तो बोला थर्ड विश ये है कि 1000 विश खत्म होने के 2 विश पहले आप मुझको बता देना, सो दैट आई कैन आस्क अगेन। सोचो, मतलब वो 3 विश में खुश नहीं था। इंसान की इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि जिसके पास साइकिल है वो सोचता है कि मेरे पास बाइक कब आ जाए, जिसके पास बाइक है वो बोलता है मेरे पास कार कब आ जाए, कार वाला होता है बोलता है मेरे पास मर्सिडीज बेंज कब आएगी, है ना। जो मर्सिडीज बेंज वाला होगा वो बोलेगा मेरे पास चार्टर्ड प्लेन कब आएगा, बड़ा बंगला कब होगा। तो व्हेन यू आर ऑन द नेक्स्ट लेवल यू ऑलवेज ड्रीम फॉर हाई। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नेवर एंडिंग, कभी खत्म होते नहीं है, ठीक है। wants not only arise again and again but they are also unending। बार बार अराइज तो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लग रही है तो जिंदगी भर लगेगी, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने खा लिया बस सेटिस्फाइड। इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार तो भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? तो वहां पर भी आपकी इच्छा जागृत होती है। एक तो वो क्या है, ऑन गोइंग है, और दूसरा क्या है, अनएंडिंग, कभी वो खत्म होगी नहीं, है कि नहीं? इफ वन वॉन्ट्स गेट सेटिस्फाइड अनदर अराइजेस। एक इच्छा पूरी होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है।
वॉन्ट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर्स, और वॉन्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होते रहता है, एक की जगह 2, 4, 8, 10, ऐसे आपकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, ठीक है ना। इसी से परेशान होकर के तो जो सिद्धार्थ थे वो क्या बन गए, गौतम बुद्ध बन गए, कि ह्यूमन वांट क्या है, अनलिमिटेड है, हम कभी इस माया से परे जा सकते नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके क्या, कहाँ चले गए, साधना करने चले गए, और 6 साल के बाद वो बौद्धिक तत्व को पा गए, है कि नहीं, उनके वांट कंप्लीट हो गए। बट एज ए सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वी टॉक ऑलवेज अबाउट रैशनल पर्सन, किसके बारे में बात करते हैं, रैशनल पर्सन के, है ना, ये महात्माओं के बारे में हम बात करते नहीं है। तो जब हम रैशनल पर्सन की बात कर रहे हैं, यहां पर ह्यूमन वांट्स हमेशा क्या होती हैं, अनलिमिटेड, क्या होते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। नंबर 2, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। वांट्स कैसे होते हैं, रिकरिंग इन नेचर। व्हाट डज इट मीन, पहले तो बताया वांट्स आर अनलिमिटेड, दूसरा वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। सेवरल ह्यूमन वांट्स अकर अगेन एंड अगेन, अभी मैंने बोला ना 2 बार तो भूख लगेगा, कपड़े हर 1 साल 2 साल में तो चाहिए ही चाहिए, while some might be only occasional, कुछ हो सकते हैं कि कभी कभी आपका डिमांड करने का मन करता होगा, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बार बार रिकर होते हैं, है कि नहीं। तो देखो कुछ पिक्चर यहां पर दिया है आपको, ABC। वांट्स डिफर विथ एज, आपके वांट आपके एज के साथ में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, सीधी सी बात है। जैसी आपकी एज होगी उसके हिसाब से आपकी इच्छा होगी। तो जैसे बता दिया है कि जो छोटा बच्चा है उसका वांट क्या होगा, अच्छे खिलौने मिल जाए, है ना, अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल जाए, ये उसका वांट है। जैसे आप थोड़े मैच्योर हुए, यू नीड सेल फोन, यू नीड बाइक। जैसे आपका थोड़ा ओल्ड एज होता है ना, यू वांट पीस इन योर लाइफ, कुछ बुक्स चाहिए रीड करने के लिए, सब लोग आपकी हेल्प करते हो, ऐसा चाहिए आपको। तो आपके अलग अलग वांट अलग अलग एज में होते हैं। वांट्स एंड देयर सेटिस्फेक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज। तो ऊपर जो फिगर्स दिया हुआ है उसमें हमने देखा कि वांट और उसका सेटिस्फेक्शन एज वाइज होता है। वांट्स डिफर विथ जेंडर, देखो ये भी एक बात हो गई, मतलब मेल के वांट्स अलग हैं, फीमेल के वांट्स अलग हैं, है कि नहीं। मेन एंड वुमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी जरूरतों के हिसाब से वो अलग अलग डिमांड करते हैं, अलग अलग उनकी इच्छाएं होती हैं। तो मेन के जो वांट है वो अलग है, वुमेन के जो वांट है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैन है उसके पास पैसा है, सपोज 50,000 1 लाख रुपीज अगर एक्स्ट्रा है ना, तो आदमी के दिमाग में क्या चलता रहेगा, अरे मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं, किसी शेयर मार्केट में लगा दूं, कोई फिक्स डिपॉजिट कर दूं, तो मुझको अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में मिलेंगे। और वुमेन होगी तो वुमेन क्या सोचेगी, अरे कानातलं बनवून घेऊ का, गळ्यातलं बनवून घेऊ का, ऑर्नामेंट बनवून घेऊ का, काहीतरी आणलं पाहिजे, है कि नहीं। तो कुछ ऑर्नामेंट बना लेते हैं, कुछ सोने का दागिना बना लेते हैं, ऐसे वुमेन के वांट हो सकते हैं, नॉट एवरी वुमेन बट मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखते हैं मेन का वांट अलग है, वुमेन का वांट अलग है। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं उसके हिसाब से भी वांट डिफर करता है। इंडिविजुअल हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग वांट ऑफ द पीपल। सबका अपना अपना इंडिविजुअल टेस्ट होता है, प्रेफरेंस होता है। सपोज जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपके पास पैसे पड़े हुए हैं कुछ स्पेयर में, 20,000 50,000 रुपीज है, किसी का मन बहुत घूमने को करता है, वो फिर आउटडोर पे निकल जाएगा कि चलो घूमने चलते हैं, क्यों, क्योंकि उसका प्रेफरेंस वो है। कोई सोचेगा नहीं मैं इसको जमा करके रखता हूं, आगे 4 साल के बाद 5 साल के बाद काम आएगा। कोई सोचेगा कि नहीं मैं इसका कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, है कि नहीं। कोई सोचेगा इस पैसे का मैं सेलफोन ले लेता हूं, कोई सोचेगा मैं बाइक ले लेता हूं, उसमें लगा देता हूं पैसे। तो डिपेंड करता है आपका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है। आप ऐसे सिमिलर नहीं देख सकते कि सबके पास इतना पैसा है तो सब वही डिसाइड करेंगे, नो, इट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, टेस्ट, हैबिट, ठीक है। वांट डिफर्स विथ सीजन,
सीजन के साथ वॉट, अब ये बोलने वाली बात नहीं है ऑब्वियसली ना, ये पिक्चर भी अभी हम लोग बच्चे थोड़ी है कि ऐसा पिक्चर दिखाने की बात चल रही है। तो बता रहे सीजन में वांट डिफर हो जाता है। समर सीजन होगा तो कैसे क्लोथिंग आपको चाहिए, रेनी सीजन है तो आपको रेन शीटर चाहिए, है ना, देन यू वांट अम्ब्रेला। विंटर सीजन है देन यू वांट वुलन क्लोथ। तो ये बताने वाली बात नहीं रहेगी। वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, कल्चर के हिसाब से भी वांट अलग हो सकता है। दोज हु लिव इन हिमालयाज देयर कल्चर इज डिफरेंट, है ना। जो देखो शिमला मनाली ऐसे जगह रहते हैं उनका कल्चर अलग है, उनके वांट अलग होंगे। जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके वांट अलग है, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं उनके वांट अलग है, जो आदिवासी है उनके वांट अलग है कि नहीं। तो इट डिपेंड अपॉन कल्चर टू कल्चर। अगर फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो उनका कल्चर के हिसाब से वांट अलग होगा, है कि नहीं। differences in culture influence wants that are related to food, dressing style etc। तो फूड है, ड्रेसिंग स्टाइल है, ये सब कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो अल्टीमेटली वी हैव कंप्लीटेड विथ 7 पॉइंट्स। लेट्स रिवाइज वंस अगेन व्हाट वी वर लर्निंग। So we were discussing features of want। सबसे पहला क्या बताया, फर्स्ट wants are unlimited। हमारी इच्छाएं कैसी हैं, दे आर अनलिमिटेड, नेवर एंडिंग, है ना। तो यहां पर ये वर्ड जो है हमको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, नेवर एंडिंग, अनएंडिंग। फिर बताया wants are recurring in nature। तो कुछ ऐसे want होते हैं जो बार बार रिकर होते हैं, बार बार भूख लगती है, हर साल कपड़े चाहिए, है कि नहीं, तो रिकर होते हैं। कुछ वांट एज के हिसाब से डिफर करते हैं, कुछ जेंडर के हिसाब से डिफर करते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिफर करते हैं। देन वांट्स सीजन के हिसाब से भी डिफर हो सकते हैं और कल्चर के हिसाब से भी डिफर कर सकते हैं, राइट। अब इन वांट को हम क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासिफिकेशन। तो इनको कैसे क्लासिफाई किया है, पहले तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट, देखो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ये हम लोग ने ओसी के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमिक क्या हो जाता है यहाँ पर, इकोनॉमिक वांट्स आर दोस वर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व, जिसके अंदर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, जहां पर आप प्रॉफिट की बात करते हो, फायदे की बात करते हो, है ना, वो क्या हो जाता है इकोनॉमिक वांट। एन इंडिविजुअल हैज टू पे द प्राइस फॉर देम, हमको उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है तभी वो आपको मिलेंगे, फूड मेडिसिन एक्सेट्रा। ये क्या हो गया, इकोनॉमिक वांट हो गया। नॉन इकोनॉमिक वांट क्या है, आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनिटरी पेमेंट फॉर देम, फॉर एग्जाम्पल एयर सनशाइन एक्सेट्रा। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना, जैसे एयर है, सनशाइन है ना। अब इसमें वाटर का नाम नहीं लिया, क्यों, क्योंकि वाटर इज नॉट फ्रीली अवेलेबल एवरीवेयर, बहुत जगह पे आपको वाटर परचेस करके लेना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई दे हैव नॉट टेकन वाटर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। धीरे धीरे ना आज से 10-15 साल के बाद एयर का भी नाम नहीं लेंगे, क्यों, एयर भी ऑक्सीजन आपको परचेस करके लेना पड़ेगा आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, है ना। इतना एनवायरमेंट खराब हो जाएगा कि हर एक को ऑक्सीजन मास्क यूज करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग 10 to 15 ईयर्स लेटर, है ना। अभी तो पिछले साल दिल्ली में ये हालत थी, दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि वहां पर बहुत सारे ना ऑक्सीजन स्पा ओपन हुए। क्या ओपन हो गए, ऑक्सीजन स्पा। स्पा क्या हो जाता है, वहां पर आप जाओ और वहां पर ऑक्सीजन का स्प्रे किया जाएगा, फॉर 1 आवर हाफ एन आवर आपको रेंट पे करना है, उनका फीस पे करना है, आप ऑक्सीजन बाथ लेते हो। क्या लेते हो, ऑक्सीजन बाथ। सोचो, तो पहले तो यहाँ पर एग्जांपल में एयर वाटर और सनशाइन ये तीनों लिखा जाता था, बट देखो अभी वाटर निकाल दिया, आगे आने वाले 10 साल में फिर एयर भी निकाल देंगे, है ना, फिर सिर्फ रह जाएगा सनशाइन। तो नॉन इकोनॉमिक वांट, नॉन इकोनॉमिक वांट मतलब जिसके लिए हमको पे करना नहीं पड़ता है। ओके, तो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ये हो गया। नंबर 2, इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। आप अकेले वांट, आपका कुछ खुद का पर्सनल वांट है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल वांट। या आपके पूरे घर का परिवार का वांट है तो उसको बोलेंगे कलेक्टिव वांट, ठीक है ना। पर्सनल और इंडिविजुअल,
पर्सनल और इंडिविजुअल वांट रेफर्स टू दोज वांट विच आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल, जिसको इंडिविजुअल लेवल पे सेटिस्फाई किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप एंड जज वियरिंग हिज कोट, है कि नहीं. तो ये इंडिविजुअल वांट हो गया. कलेक्टिव वांट आर सोशल वांट वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट. फॉर एग्जांपल, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. तो ये लोगों की जब डिमांड होती है ना, एक समुदाय की डिमांड होती है, एक समूह की डिमांड होती है, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव वांट. फॉर एग्जांपल, सपोज फ्रॉम घाटकोपर ईस्ट टू वेस्ट जाने के लिए इनकेस अगर कोई ब्रिज नहीं है, तो सारे सोसाइटी के लोग बोलेंगे हमें यहाँ पर एक ब्रिज चाहिए, है कि नहीं. तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव वांट. बट मुझे कोई फूड का पैकेट चाहिए, तो वो मेरा पर्सनल वांट हो गया, इंडिविजुअल वांट हो गया. ठीक है ना. नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज. नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज. व्हाट वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग क्लासिफिकेशन. तो वांट को आप ये कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. कुछ वांट कैसे होती हैं, जो नेसेसिटीज होती हैं, आर वेरी बेसिक नीड, है ना, ऑफ लाइफ. वेरी बेसिक नीड, ये नहीं होगा, यू कांट लिव विदाउट देम. जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये 5 बेसिक नीड्स है कि नहीं. ये जरूरतें पूरी होनी ही चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट लिव. क्या बोला इनको, नेसेसिटीज बोला. दूसरा, कंफर्ट्स आर दोज वांट्स विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, जिसकी वजह से आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं. जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, प्रेशर कुकर, ये सारी चीजें. ठीक है. और थर्ड वन, लग्जरीज. लग्जरीज क्या होती है, जिसका आप लुफ्त उठाते हैं, आनंद उठाते हैं, ऐसी चीजें आर दोज वांट विच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट. फॉर एग्जांपल, एसी, कार, वेल फर्निश्ड हाउस, एटसेट्रा. अभी पहले क्या होता था ना, ये वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब भी क्या हो जाता था, लग्जरी में आता था. बट आज की तारीख में देखो, वॉशिंग मशीन को किस में डाल दिया, कंफर्ट में. फ्रिज किसको डाल देगा, कंफर्ट में. ऐसे ही ना, थोड़े दिनों में जो एसी होगा, एयर कंडीशन, वो भी किस में हो जाएगा, कंफर्ट में आ जाएगा. क्योंकि इतना एनवायरनमेंट खराब हो गया है, लोगों को फिर हर घर में एसी लगाना पड़ेगा. प्रॉपर जो नेचुरल एयर है वो आ नहीं पाएगा. गेटिंग इट. तो लग्जरीज जो है, जिसमें क्या होता है, हम जिसका आनंद उठाते हैं, ऐसे वांट. जैसे एसी, कार, वेल फर्निश्ड हाउस, है कि नहीं. ये सब क्या होता है, लग्जरीज. गोल्ड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, डायमंड, ये सब लेना, ये सब क्या है, लग्जरीज है. राइट. तो यहां पर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ वांट. तो कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट. So done for the day. Thanks a lot for watching, everyone. Subscribe to this channel for regular updates and press the bell icon so that you will get notification on the early basis. Thanks a lot. Bye bye.